एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे सीटेट 2018 लेवल 2 सीडीपी के क्वेश्चंस। ये हमारा मॉक नंबर 20 है। बच्चों, इस पेपर के बारे में मैं एक खास बात कहना चाहूंगी कि ये पेपर जरूर करना। ये पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बिल्कुल इजी पेपर में नहीं है, अच्छा चैलेंजिंग है, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा और ऐसे सिंपल क्वेश्चन करने से और कॉन्फिडेंस जो इंक्रीज हो जाता है ना, वो भी कम होगा। आपको पता चलेगा कि इस लेवल के इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और साथ के साथ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज पेडागोजी से भी रिलेटेड है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे और क्लियर होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भाग से पारिधियों या अंगाग्रो यानी कि पेरिफेरी से एक्सट्रीमिटीज की तरफ का विकास क्या दर्शाता है। यानी आप सेंटर से जो है ऐसे उंगलियों की तरफ जा रहे हो, तो भाई ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल, मध्य बाहा विकासों के सिद्धांतों को ये कहते हैं। ठीक है, ये सेंटर से बाहर की ओर होता है। रेडिएटेड डेवलपमेंट कोई प्रिंसिपल नहीं होता, ना डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होता, ना कास्केड डेवलपमेंट होता। प्रोक्सिमो डिस्टल होता है सेंटर से कोनों बाहर की ओर, वो प्रोक्सिमो डिस्टल, और सर से पैर की ओर वो होता है सिफेलोकॉर्डल। सिर पदोभिमुख विकास का सिद्धांत वो होता है सिफेलोकॉर्डल। स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का, जहां पर बच्चे, अब हमारा आज की धारणा में ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि बच्चे जो हैं वो सेंटर हैं एजुकेशन सिस्टम का, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, यानी बच्चे बिल्कुल केंद्र हैं। तो स्कूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंटर पोजीशन। अब आप देखिए, आज की डेट में कोविड हो रखा है तो स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे, तो स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूं ही खड़ा है ना। स्कूल जो है वो बच्चों से है, बच्चे सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। इसका आंसर 1 है। स्कूल के रूटीन ऑक्यूपाई कर रहा है। भाई रूटीन से तो स्कूल खुल रहा होगा, आज की डेट में भी बंद हो रहा होगा, मगर उससे कुछ हो रहा है नहीं। स्कूल की एक्टिविटी किससे है? एक्टिविटी बच्चों से जुड़ी हुई है। आप बच्चे आएंगे तभी आप उनके साथ कुछ उनके पीरियड्स लगाएंगे, उनकी क्लास की एक्टिविटीज होंगी, उनको गेम्स के लगाएंगे, तो वो सिर्फ सब जो सेंटर है बच्चा है उससे जुड़ी हुई बाकी सारी बातें हैं। टीचर्स ऑक्यूपाई नहीं करते। टीचर तो फैसिलिटेटर है, मीडिएटर है, जो कि बच्चे की लर्निंग में मदद करती हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल कॉग्निशन हमारी एक साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो सोशल साइकोलॉजी है, उसके अंदर हम ये सारी बातें पढ़ते हैं। उसमें ये सारी टर्म्स आती हैं भाई, ग्रुप आइडेंटिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस और कन्फर्मिटी। इन टर्म्स को अब मैं डीपली धीरे धीरे समझाऊंगी। धीरे से समझते हुए पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो सोशल इन्फ्लुएंस यानी सामाजिक इन्फ्लुएंस क्या होता है। The ways in which a person's behavior can be affected by other people, और लोगों के द्वारा आपका व्यवहार कैसे अफेक्ट हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी उसका प्रभाव पड़ता है, वो कहलाता है भाई सोशल इन्फ्लुएंस। अब सोशल इन्फ्लुएंस में हमारी कई टर्म्स आती हैं। सबसे पहले आती है कन्फर्मिटी, यानी कन्फर्म करना, चेंजिंग वंस ओन बिहेवियर टू मोर क्लोजली मैच द एक्शंस ऑफ अदर्स। जैसे कि खुद के व्यवहार को बदलना ताकि आप औरों जैसा दिखने लगो, औरों के एक्शन जैसा करने लगो। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर है, आप नए टीचर बन के जाए, आपने देखा कि बाकी जो टीचर्स हैं वो कुर्ते में आती हैं, तो आपने भी कुर्ते पहनने शुरू कर दिए। तो आप, क्योंकि आप उसका पार्ट बनना चाहते थे, तो आपने क्या शो किया? कन्फर्मिटी। इसके लिए भाई बहुत सारी क्लासिक स्टडी हुई थी, जैसे शेरिफ और ऐश का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि एक बंदे को एक लाइन दिखाई, ठीक है, फिर उसके बाद उसे ये 3 लाइनें दिखाई और उससे कहा कि ये पहली लाइन से मिलती जुलती कौन सी लाइन है। अगर उसे अकेले पूछा गया तो उसने कहा कि जो हमारा सेकंड है उसकी सेकंड लाइन जो है ना, ये वाली, वो पहले वाली लाइन से मिलती हुई है, सेम लेंथ की है। मगर अब क्या किया, उसने अकेले में पूछा तो उसने सही जवाब दिया, मगर अगली बार क्या किया, 3 बंदे बिठा दिए एक्सपेरिमेंटर ने जो कि उसके ही बंदे थे। तो उन्होंने उसको कहा, जो जिसको जवाब देना था, उन्होंने उसके आगे जवाब दिया कि नहीं, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इससे मिलती जुलती तो सेकंड की तीसरी लाइन है।
अब भाई जिसको जवाब देना था वो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा ज्यादातर ये लोग बोल रहे हैं तो यही सही बोल रहे होंगे। तो उसका जो जवाब था कि फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू 2, उसने उसको चेंज करके कह दिया कि फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू 3। वो ग्रुप की बात को मानने लग गया और उस तरीके से व्यवहार और उस तरीके से जवाब दिया। तो ये कहलाता है कन्फर्मिटी, अपने ग्रुप की बातों को सुनकर उस जैसा जवाब देना, उस जैसा व्यवहार करना। ये जो होता है ये इन्फ्लुएंस हो जाता है प्राइवेट से भी और फेस टू फेस कांटेक्ट से भी, जेंडर से भी और कल्चरल से भी। अब लड़के कंफर्म करने लग जाते हैं कि हाँ टीनेज में कि इस तरीके का हमारा हम मेरे दोस्त बन रहे हैं तो मैं भी ऐसा कूल दिखूं, तो उसी तरीके से वो कंफर्मिटी बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद वही आता है हमारा दूसरा दूसरा होता है हमारा कंप्लायंस। ये कंप्लायंस जो शब्द है ना, इसको ध्यान से देखिए। पर्सन्स चेंजिंग देयर बिहेवियर, लोग अपना व्यवहार चेंज करते हैं ड्यू टू अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति के कारण या फिर ग्रुप के कारण, जो कि आस्क कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है, या तो वो कह रहा है या उनको डायरेक्ट कर रहा है चेंज करने के लिए। कंप्लायंस के अंदर भाई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट्स के, मास मीडिया के। मैं आपको भी बताऊंगी कैसे। ऑफन इन द एब्सेंस ऑफ एनी रियल अथॉरिटी और पावर, अब हमारे एडवर्टाइजमेंट आके आते हैं कि ये चीज खरीदिए, ये साबुन खरीदिए, इससे बड़ा अच्छा होता है। अब किसी ने आपको अथॉरिटी और पावर तो नहीं है, किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कि खरीदना ही खरीदना है, मगर आप जो है खुद के व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं और उस साबुन को ले आते हैं। और ये क्यों लाते हैं? ये इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारी टेक्निक यूज की जाती है। सबसे पहली 3 टेक्निक होती है। एक होती है हमारी फुट इन द डोर टेक्निक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप ये देखिए, मतलब कि आपने पहले छोटी डिमांड करी। आपका जो पड़ोसी है, मान लीजिए कि वो कहीं घूमने जा रहा है और उसने आपको कहा कि भाई ऐसा है, मेरे घर का ध्यान रख लियो। तो उसने पहले ये बात कह दी, ठीक है। उसके बाद जो उसने ये बात कही तो उसके बाद आपने उसको कंप्लायंस कर दिया, हाँ जी मैं ध्यान रख लूंगा। उसके बाद उसने कहा कि भाई मेरा कुत्ता है, उसको भी घुमा लाइयो। तो उसने एक छोटी बात से आपसे बड़ी चीज मनवा ली। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही कंप्लाई कर चुके हो। अब आपको ऐसा लगता है कि मैंने हाँ तो भर दी, अब मना कैसे करूं, तो आप जो है कंप्लायंस में आ गए हो। तो वो कहलाता है हमारा फुट इन द डोर टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक जो होती है डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक के अंदर पहले जो होता है ना, बड़ी बात पे सेटलमेंट की जाती है कि बड़ी मान जाओ, और बड़ी नहीं मानते फिर तो धीरे धीरे छोटी पे आ जाते हैं कि बस इतना तो मान ही जाओ। तो वो कहलाती है हमारी डोर इन द फेस टेक्निक। तीसरी जो होती है लो बॉल टेक्निक। भाई ये तो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। कहा जाता है कि गाड़ी जो है 5 लाख में गाड़ी आ जाएगी, 5 लाख की गाड़ी खरीद ली, कह दिया कुछ नहीं, फिर उसके बाद जो है अरे अब गाड़ी तो ले ही ली, इसका रोड टैक्स भी है, ये भी है, वो भी है। तो आपने गाड़ी खरीद ली, आपने एक लो बॉल टेक्निक के अंदर आप फंस गए, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड चीजों को तो फिर आपको करना ही पड़ेगा ना। तो ये कहलाता है कंप्लायंस। फुट इन द डोर में आपने बड़ी चीज मान ली तो आप छोटी ही मानने लग जाते हो। डोर इन द फेस टेक्निक के अंदर जैसे कि सेल्समैन आते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज लेकर आ गए और कहने ये खरीद लो, ये, और वो कहेगा बस अब अरे ये छोटा सा इसे तो खरीद ही लो ना। तो वो डोर इन द फेस टेक्निक है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड, वो होता है हमारा ओबीडियंस, यानी आज्ञा पालन, जो कि आप हमेशा मिलिट्री वगैरह में भी देखते हो कि अपने सीनियर बॉस की बात जो कही जाती है और उसको कह दिया जाता है कि इसे मानना है, ओबीडियंट बनना है। चेंजिंग वंस बिहेवियर एट द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ एन ऑथोरिटी फिगर। अब यहाँ पे जो अथॉरिटी फिगर है, यानी कि आपका बॉस है या फिर आपका मिलिट्री में मेजर है, अपने छोटे सिपाहियों को जो ऑर्डर दे रहा है वो डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है अथॉरिटी फिगर से। कंप्लायंस में जो है डायरेक्ट ऑर्डर नहीं होता। कंप्लायंस के अंदर जो होते हैं आप इस तरीके से अपना व्यवहार खुद ही बदल लेते हो, क्योंकि वो जो है वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और या फिर फेवर्स के लिए आस्क कर रहे हैं कंप्लायंस के अंदर। अनकन्फर्मिटी में आप जो है वो दूसरे ग्रुप का भाग बनना चाहते हो, तो इसलिए आप अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो। ठीक है, तीनों बातें ध्यान रखना, कंफर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस। अब ओबीडियंस के अंदर क्या हुआ, एक क्लासिक स्टडी की थी मिलग्राम ने। उसने क्या किया था, टीचर लर्नर इलेक्ट्रिक शॉक स्टडी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि शॉक दिया गया था, एक बंदे थे उन्हें बाहर बिठाया गया था और एक जो एक्सपेरिमेंटर का ही बंदा था उसको अंदर बिठाया गया था एक कमरे के अंदर। और मिलग्राम ने एक ऐसी मशीन बनाई और जो उसके सब्जेक्ट्स थे जिनको चेक किया गया था कि ये कितना मानते हैं, कितना ओबीडियंस फॉलो करते हैं, उनसे कहा गया कि शॉक दो, इतना दे दो और दे दो और दे दो और दे दो।
और उसने देखा कि जो बंदे मानने वाले थे उन्होंने बिल्कुल हाई लेवल तक शॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। असली में शॉक नहीं लग रहा था जो अंदर बैठा है कमरे में, वो बस एक्टिंग कर रहा था। मगर उससे क्या हुआ, और एंड में जब उनसे पूछा गया ना कि तुमने इतने हाई लेवल का शॉक दे दिया, वो बंदा अंदर जो था वो मर जाता, तो वो कहते कि तुमने ही तो कहा था, वो एक्सपेरिमेंटर को कहते हैं। तो भाई इससे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड कर ली और उन्होंने कहा, जैसे सिपाही जो है वो मेजर को कह देता है हमने तो इसके रूल्स फॉलो करे जैसे उसने कहा था। तो इस तरीके का बिहेवियर शो कहलाता है ओबीडियंस। ठीक है। अब आता है हमारा ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर यानी कि ग्रुप बिहेवियर में हमारी और भी 3-4 टर्म्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि ग्रुप थिंक occurs when people within a group feel it is more important to maintain group cohesiveness rather than critically evaluate facts when making decisions, often with dire consequences. ग्रुप थिंक के अंदर बेटा कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि अमेरिका ने जो था उसने लड़ाई छेड़ दी सद्दाम हुसैन के खिलाफ। कई उनके बैठने वाले लोगों ने जब बैठे होंगे तो उन्होंने डिसीजन मेकर्स जो थे उनमें से कई लोगों को ये बात पसंद भी नहीं आई होगी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी हैं नेता। मगर क्या था, ग्रुप में रहना है, ग्रुप की कोहेसिवनेस, ग्रुप की इंटीग्रिटी, ग्रुप की एकता को मेंटेन करने लगते हैं। तो इवेलुएट क्रिटिकली ना करते हुए भी ग्रुप के डिसीजन की तरफ चले गए और जाके इराक पे बमबारी कर दी। तो ये कहलाता है ग्रुप थिंक। ग्रुप पोलराइजेशन, रिस्की शिफ्ट फिनोमिना, प्रेजेंस ऑफ अदर्स इंक्रीज एक्सट्रीम पोजीशंस, ये ग्रुप पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है। टास्क में परफॉर्मेंस जो होती है कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, वो है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग आपने देखा भी होगा, कई बार ग्रुप में काम दिया जाता है और कुछ बंदे जो होते हैं ना वो उस काम को करते नहीं है। ठीक है। और वो छुपा के रखते हैं। ग्रुप अकेले काम करना होगा ना तब तो बहुत बढ़िया कर देंगे, और जब ग्रुप में होते हैं ना तो वो काम नहीं करते उतने जितना उनका पोटेंशियल है, क्योंकि वो अपनी काम ना करने के मतलब आलसीपन को ग्रुप में छुपा सकते हैं। तो वो कहलाता है सोशल लोफिंग। occurs when people do not work hard when others are also working, easy to hide in a group, ये कहलाता है सोशल लोफिंग। के बाद होता है डी इंडिविजुएशन, ग्रुप मेंबर्स में फील एनोनिमस एंड एक्सपीरियंस लेस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ग्रुप में जो होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते, इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो सोचते हैं ये कर लेगा, और वो चीज कहलाती है भाई डी इंडिविजुएशन। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, सोशल लॉफिंग यानी कि काम से बच जाना, स्केप गोटिंग भी कहलाती है ये, कि यानी बकरी की तरह आप जो है वो ग्रुप में आप अपने आप को छुपा लोगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाओगे और काम भी ना करना पड़े, तो वो सोशल लोफिंग होता है। सोशल फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन वर्ड जो होता है ना वो नाम से ही जैसे आपको पता चलता है यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जिसका, और सोशल इंपेयरमेंट यानी जिसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो इन दोनों का यानी कि सब बंदों का एक साथ होने से क्या होता है, तो वो अराउजल, प्रेजेंस ऑफ अदर्स इंक्रीज अराउजल, दूसरे के होने पे अराउजल इंक्रीज होना, ये सारी बातें हैं। मेन बातें तो बस ये देखो, ध्यान रखना कि कन्फर्मिटी है, यानी आप ग्रुप का भाग बनना चाहते हो और ग्रुप का भाग बनने के लिए आप ग्रुप के बिहेवियर जैसे चीजें करने लग जाते हो, जैसे इस केस में ये लड़की जो है कुर्ते पहनने शुरू कर देगी, तो ये कन्फर्मिटी है। कंप्लायंस जो है आपको कोई डायरेक्ट नहीं कहता कि आप अपना व्यवहार बदलो, मगर आपके पास इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट आती रहती है, आपको जो है पूछा जाता है और आपसे फेवर्स मांगे जाते हैं और फिर आप जो है उस जैसा व्यवहार कर देते हो, आप कंप्लाई कर जाते हो। और कई बार कंप्लायंस के चक्कर में आप किसी की एक बात मान जाते हो, आप कहते हो यार चल, वो फिर दूसरी बात कहता है तो आपने कहा यार पहली तो मान ली, अब दूसरी मना करूंगा तो इसको कितना बुरा लगेगा, तो आप दूसरी भी मान जाते हो। तो ये सब जो है ये कंप्लायंस के अंदर आता है। और ओबीडियंस क्या होता है कि बिना सोचे समझे जो आपकी अथॉरिटी फिगर है बस उसी की बातों को मानना और समझना कि उसने कहा है तो ठीक ही होगी और आपकी ड्यूटी है उसको मानना, तो वो कहलाता है भाई ओबीडियंस। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लग रहे हैं, तो आप जो है कंफर्म कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा भाई कंफर्मिटी। कंप्लायंस नहीं करे, किसी ने आपसे कहा नहीं है कि आप कुर्ते पहनने शुरू करो, ओबीडियंस आपको प्रिंसिपल ने ऑर्डर नहीं दिया है कि कुर्ते पहनना शुरू। ग्रुप आइडेंटिटी जो होती है ना, वो तो एक ग्रुप ना अपने बारे में चीजें बना लेता है, जैसे कि ग्रुप आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं कि कई ग्रुप्स बन जाते हैं। कोई सोचता है कि हाँ ये इनका ग्रुप है, ये घुमक्कड़ से घूमते रहते हैं, जैसे कॉलेजों में भी आपने देखा होगा कि कुछ घूमने वाले एक जैसे लोग जो होते हैं जिनके विचार मिलते हैं तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप की आइडेंटिटी ये होती है कि हाँ घूमते फिरते हैं और मतलब ऐश मस्ती करते हैं। और कुछ की होती है, कोई पढ़ाकुओं का ग्रुप बन जाता है, तो वो ग्रुप आइडेंटिटी होती है, यानी कि एक जैसे लोगों का एक साथ मिलकर रहना और फिर उस अपने ग्रुप के बारे में
नियम और मतलब वो सब बनाना कि हम ऐसे ऐसे रहेंगे, तो वो ग्रुप आइडेंटिटी है, जो कि इसका आंसर नहीं है। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि चीजें जो हैं वो ऐसे छू नहीं हो जाती, गायब नहीं हो जाती, वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे छोटे बच्चे को बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा जाता है कि अरे ये चिड़िया ले गई, मगर धीरे धीरे बच्चे को समझ में आ जाता है कि चिड़िया नहीं लेके जाती, चीजें जो है जब बेशक छुपा दो मगर वो होती हैं। तो वो जो आता है वो सेंसरी मोटर स्टेज, यानी 0 से 2 साल की जो संवेदी गाविक स्टेज है, उसके एंड में बच्चा जो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर लेता है। तो इसका आंसर है 1। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। अब भाई इंडिविजुअलाइजेशन, यानी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है, बंदे पे आधारित, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, उस पे आधारित उसका शैक्षिक कार्यक्रम है। तो अब जो इंडिविजुअल है वो एक चाइल्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ये बात है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, तो उस पे रिलेटेड उसका जो एजुकेशन प्रोग्राम होगा वो कहलाएगा इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका आंसर है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम जो होगा वो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाया जाएगा। स्पेशल जो है वो नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल जो है भाई वो एक अलग से जो स्पेशल है, जैसे कि दिव्यांग है, उन सब के लिए बनाया जाता है, वो नहीं है। इंडिविजुअलाइज जो है वो जनरलाइज नॉर्मल सभी के लिए है, जो चाइल्ड है उसके लिए है, नॉर्मल के लिए भी है, स्पेशल के लिए भी है, सबके लिए है। तो इंडिविजुअलाइज चाइल्ड के लिए है। ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम ये तो उनके लिए जो स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए नहीं है। इंडिविजुअलाइज तो सबके लिए, एवरी चाइल्ड के लिए है। ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम ये भी नहीं है। Between dash months of age, most children begin to combine words into short sentences while speaking. अब बच्चा जो है वो टेलीग्राफिक स्पीच बोलने लग जाता है, यानी छोटे बोल दे, मैं जाऊं, ऐसे छोटे छोटे शब्द है ना, उनको कंबाइन करके 2 वर्ड्स, जिसमें कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग जैसे उसमें दिखे, ऐसे सेंटेंसेस बोलने लग जाता है, उसको टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो वो होती है 18 से 24 महीने का, यानी 1.5 से 2 साल का बच्चा इसे बोलने लग जाता है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? भाई ये स्टर्न ने डेवलप किया था। उसने कहा था आईक्यू जो है वो मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटे में क्रोनोलॉजिकल एज है, ये स्टर्न ने कहा था। टर्मन ने 1916 में आईक्यू के ये जो रेशो वाला फॉर्मूला था ना, इसमें रिवीजन करी और कहा इसको 100 से गुणा कर दो। ठीक है, ये तो टर्मन ने कहा। बिने ने इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात की थी, ठीक है, कि कैसे आप इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे, मापेंगे, इस सारी की बात की थी। और गाल्टन जो थे उन्होंने हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम और यूजेनिक्स, फोरेंसिक, इन सब की बात की थी। ठीक है, बिने ने मेंटल एज स्केल, इन सब की भी बात की थी भाई, मानसिक आयु का स्केल वगैरह और कैसे बुद्धि को नापा जाए, वो सारी बातें करी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है विलियम स्टर्न। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ, यानी सृजनात्मकता हमारे कौन से कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है? सृजनात्मकता जो है ना बच्चों, वो जुड़ी हुई है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी देखो ऐसे विविध सोच से। विविध सोच के अंदर आप एक चीज के बारे में नई नई फ्लुएंट, अब देखो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए शब्द हैं, आप है फ्लुएंट, आप कितने फ्लुएंट हैं। ठीक है, नोवेल्टी, आप कितना नयापन ला रहे हैं अपनी सोच में। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उस सोच में आपके कितना लचीलापन है, आप एक ही चीज पे अड़ के उसी तरीके से तो नहीं सोचे जा रहे, आप नए नए पक्ष ला रहे हो क्या? तो ये सब आता है हमारा क्रिएटिविटी के अंदर, जिसके अंदर जुड़ी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी बहुपेक्ष, यानी बहुत सारे पक्षों के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो भैया जो इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं ना, जो ऐसे मिलाकर सोच कर संचय कर कर सीखना, वो नहीं है। और ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस है ना, इन दोनों की बात जो की थी वो की थी हमारी कटेल ने एंड हॉर्न ने। कटेल भाई ये वही है जिसने 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर वाली इन्वेंट्री दी थी। ठीक है, अब उसने कहा कि हमारी फ्लूइड जो होती है ना, वो होती है हमारी तरल द्रव इंटेलिजेंस, जो कि हमारी इन्नेट होती है, यानी हमारी न्यूरोलॉजिकल होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन जो होती है ना, वो होती है हमारी ठोस। उसने कहा जो हमारी
ये होती है ना हमारी तरल वाली फ्लूइड, यानी न्यूरोलॉजिकल होती है, ये हमारी पता है कब तक बढ़ती रहती है, जब तक हम एडोलेसेंस तक पहुंचते हैं, जब तक ये बढ़ती रहती है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन यानी ठोस बुद्धि जो होती है ना, ये हमारी कल्चर पे बाउंड होती है, हम कल्चर से जुड़ी होती है, इन्वायरमेंट पर्यावरण से जुड़ी होती है, और ये जीवन भर बढ़ती रहती है। इस तरीके की उन्होंने बात की थी। मगर यहाँ पे तो क्रिएटिविटी से बात थी, तो इसका आंसर है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, विविध सोच। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। अब देखिए लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो हमारी साउंड है, साउंड के कॉम्बिनेशन है, वो सब जो आते हैं वो हमारे फोनोलॉजिकल आते हैं, ठीक है। फोन से याद रखिएगा, यानी साउंड यानी आवाज, तो ऐसे ही साउंड से रिलेटेड हो गए हमारे फोनोलॉजिकल, ठीक है। उसके कॉम्बिनेशन ये सब लैंग्वेज में क्या होते हैं, तो वो फोनोलॉजिकल है। ग्रामेटिकल, ग्रामर से जुड़े हुए, व्याकरण से जुड़े हुए नहीं है। सिंटैक्टिक का मतलब होता है हमारे सेंटेंस से जुड़े हुए, वाक्य से जुड़े हुए, वो भी इसके अंदर नहीं है। इन्फ्लेक्शन, अब हमारे इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, जो कि इसका आंसर नहीं है वैसे, मगर हम समझ लेते हैं इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं। लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पर। इन्फ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिससे कि हम शब्द बनाते हैं। जैसे कि हम कोई शब्द होता है उसको टेंस, केस, वॉइस, एस्पेक्ट, पर्सन, उसके आधार पे उसको कैसे चेंज कर देते हैं और जिससे उसका मीनिंग बदल जाता है, तो वो कहलाता है इन्फ्लेक्शन। जैसे कि भाई ये 3 एग्जांपल देखिए। द पियानिस्ट परफॉर्म्स इन द लोकल कैफे एवरी मंथ। जो पियानिस्ट है वो लोकल कैफे में हर महीने परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स, ठीक है। पियानिस्ट परफॉर्म किया लोकल कैफे में कल रात को, तो ईडी आ गया, पास्ट टेंस शो करने लग गया, परफॉर्म के अंदर ईडी जुड़ गया, परफॉर्म्स यानी रेगुलर दिखा रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब यहाँ पे जो है ना, ये परफॉर्मेंस वर्ड बन गया नाउन, ठीक है। और इन दोनों जगहों पे था वो एक हमारा वर्ब, तो जो हमारा मेन रूट वर्ड था वो था परफॉर्म, उसके साथ एस जोड़ दिया और ई डी जोड़ दिया तो वो वर्ब बन गया, और ए एन सी जोड़ दिया तो वो बन गया हमारा नाउन। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कहलाते हैं हम इन्फ्लेक्शन, जिससे हम नए नए शब्द बनाते हैं। मगर यहाँ पे तो हमारा कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और इसकी बात है, ध्वनियों की बात है, तो हमारा आंसर होगा फोनोलॉजिकल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। एक पोजीशन दी गई थी जिसमें कहा था कि हमारी जो भाषा है वो डिटरमाइन करती है हमारे थॉट पैटर्न्स को, यानी कि हमारे सोचने की प्रक्रिया को। वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है हमारा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, यानी भाषा निर्धारित। देखो हिंदी के शब्द से कितना आसानी से आप पता लगा सकते हो कि भाषा, लैंग्वेज डिटरमाइन कर रही है, तो भाषा निर्धारित कहलाता है। अब ये हमारी लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, इसकी एक हाइपोथेसिस दी थी, यानी कि इसको जांचा तो नहीं गया, मगर इसकी हाइपोथेसिस वो होती है कि पॉसिबल सॉल्यूशन की कहा गया। सपीर और वुर्फ ये 2 लोग थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे डिटरमाइन करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे चिंतन करते हैं। द आइडिया दैट लैंग्वेज टू सम एक्सटेंट शेप्स द वे इन विच वी थिंक व्यू अबाउट द वर्ल्ड। ये सपीर वुर्फ हाइपोथेसिस कहलाती है। उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज और कल्चर डिटरमाइन करता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा बर्फ के लिए एक ही वर्ड है स्नो, मगर जो हमारी कई लैंग्वेजेस होती हैं तो उनके अंदर हमारा स्नो को रिलेट कर पिघलती हुई स्नो, टाइट स्नो, तो यूनिच लोग थे जो एस्किमो टाइप, तो उन्होंने स्नो के लिए ढेरों शब्द बना रखे थे। तो लैंग्वेज ने उनके थॉट को डिटरमाइन किया, यानी कि उनको लगाने में वो बता पाए कि ये अलग अलग तरीके की स्नो है। तो लैंग्वेज और कल्चर से जो है वो थॉट डिटरमाइन हुई, तो वो कहलाता है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। इसका प्रूफ नहीं मिला है, ये एक हाइपोथेसिस ही है। अपने अनुभवों और लक्ष्यों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है, ठीक है। इनसाइट, सूझबूझ का तरीका, अंतर्दृष्टि का नहीं, एकदम से थोड़ी कोई वो सॉल्यूशन कर रहा है, नहीं। एल्गोरिदम जो होते हैं उनका तो हमारा एक सेट प्रोसीजर होता है और डेफिनेट रिजल्ट होता है कि ये अगर अपनाओगे तो आएगा ही आएगा। जैसे कि आपने 2 + 2 किया, एक प्रोसीजर से ऐड किया तो 4 आएगा ही आएगा, ये नहीं है। मेंटल सेट जो होता है ना, वो एक तरीके का तरीका होता है दिमाग में, ये तो हमारा मतलब कमी है, मतलब जिससे कि आप क्या करते हैं, एक ही तरीके से एक चीज के बारे में सोचते हो और बस उसी को लगाते रहते हो, तो वो कहलाता है हमारा मेंटल सेट, वो भी इसका आंसर नहीं है। ह्यूरिस्टिक्स,
ह्यूरिस्टिक्स इसका आंसर है। ह्यूरिस्टिक्स के अंदर आप क्या करते हो, आप मेंटल शॉर्टकट्स लगाते हो, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये रूल ऑफ थंब भी कहते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज़ लैपटॉप के ऊपर आप जैसे पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर के ऊपर पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते पढ़ते कोई पेपर सॉल्व करते हुए आपको कोई वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, मान लीजिए आपको ह्यूरिस्टिक का मतलब समझ में नहीं आया, अब आपने क्या किया, सीधा गूगल पे गए, टाइप किया और आपने आंसर निकाल लिया। वो आपने एक प्रीवियस एक्सपीरियंस से यूज़ किया और कि मैं गूगल पे डालता हूँ तो मुझे जवाब आ जाता है, तो आपको ऐसे बहुत सारे ढेरों डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं पढ़ने लगे और विकीपीडिया ने आपको फट से आंसर दे दिया। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब मेंटल शॉर्टकट, आई डिस्कवर, ये सब है। तो उस तरीके से आपने जो अपनी प्रीवियस नॉलेज थी, जिससे आपको पहले सॉल्यूशन मिला था, आपने उसको यूज़ किया और आपने जो है करंट प्रॉब्लम पे उसे लगा के आप सॉल्यूशन ले पाए, तो वो कहलाता है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक के अंदर आप वर्क बैकवर्ड कर सकते हो, यानी कि पीछे चाबी जहाँ रखी थी आप ऐसे दिमाग से सोचते हुए कि मैं यहाँ गया वहाँ चाबी मिल गई, वो लगा सकते हो। आप सब गोल्ड एनालिसिस कर सकते हो, यानी छोटे छोटे कामों को करके आप बड़े काम तक पहुंच सकते हो। आज मैं 10 मॉक इसके मार लूंगी, कल अगले हफ्ते 10 मॉक इसके, और एंड में मैं रीड के फुल मॉक मारने शुरू करूंगी सब्जेक्ट के ना करके। और क्या कर सकते हो, मीन्स एंड एनालिसिस, आज मेरी तैयारी क्या है और एंड में जब मैं रीड का पेपर दूंगी उनमें कितना गैप है उसको दूर मुझे करना है, वो ह्यूरिस्टिक क्या रहेगा। एनोलॉजी, जैसे इस क्वेश्चन में बच्चा जो है वो एनोलॉजी कर रहा है, एक्सपीरियंस है अपने, उसी पे दूसरी चीज पे सिमिलर पे लगा रहा है, तो वो हमारे सब ह्यूरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो है ह्यूरिस्टिक्स, आइडिस। अब देखिए ह्यूरिस्टिक का ही एक एग्जांपल अब हमारा आ गया है इस क्वेश्चन के अंदर। दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, क्योंकि बड़ा टास्क जो है वो लंबा है, उसको दिक्कत आ रही है, तो वो छोटे छोटे करके फिर पूरा करके उसको वो हैंडल कर रही है। तो वो क्या कर रही है, वो एक तरीके का शॉर्टकट अपना रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है, सब गोल एनालिसिस कर रही है, जो कि हमारा ह्यूरिस्टिक का ही एक पार्ट है, उसका ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, रिडक्शनिज्म, कम करने की, काम कम थोड़ी कर रही है, वो जो है वो छोटे छोटे गोलों में बांट के बाद में अपने पूरे गोल तक रीच करने का काम कर रही है। सेकेंडरी इलेबोरेशन भी नहीं है। फंक्शनल फिक्सनेस तो एक ये होती है कि एक चीज को एक ही फंक्शन की तरह देखना, जैसे कि आप जो है आपका पेचकस गुम गया है और आपके घर में चक्कू भी पड़ा है, तो आप उसको यूज नहीं कर रहे पेच कसने के लिए, आप सोचते हैं सिर्फ पेचकस ही कर सकता है, तो एक चीज को सिर्फ एक ही फंक्शन के लिए फिक्स कर देना, वो कहलाता है हमारा फंक्शनल फिक्सनेस। वो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है सब गोल एनालिसिस। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, समाज डिटरमाइन करता है रोल आदमी का और औरत का। ये स्टेटमेंट क्या करती है, अब हमारी जहाँ समाज की बात आ गई तो वहाँ हमारा जेंडर यानी हमारा लैंगिकता जो हो गई, वो हमारा एक सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया, यानी एक सामाजिक अवतरण हो गया। ठीक है, ये जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट की बात कर रहा है। अब इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट नहीं है, यानी अंतर्निहित कंस्ट्रक्ट की बात नहीं है। हेरिडिटी इंडाउमेंट, हेरिडिटी इंडाउमेंट का मतलब ये होता है कि आप कैसे पैदा हुए हो, आप लड़के पैदा हुए हो या लड़की पैदा हुई हो, तो ये सेक्स से आधारित है। जेंडर एज इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट यानी अंतर्ज्ञानी अवतरण, वो भी नहीं है। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा सेक्स और एक होता है जेंडर। अब सेक्स जो है ना वो आपका, आप किस तरीके से लड़का पैदा हुए हो या लड़की पैदा हुई हो, वो है सेक्स। और जेंडर जो शब्द है ना, वो समाज आपको किस तरीके का रोल दे रहा है कि आप लड़का हो तो आपको इस तरीके का व्यवहार करना है, आप लड़की हो तो ये। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स जो है वो हमारा एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि आप किस तरीके से बायोलॉजिकली पैदा हुए हो। ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, मार्किंग करना, ग्रेड देना, कोड लगाना, मार्क करना, सही गलत, क्रेडिट को इकट्ठा करना, ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। हम बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं उसकी अचीवमेंट्स का, यानी उसकी स्कोर कर रहे हैं कि बच्चे ने, देखो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, तो ये हमारी एक तरीके की सम्मेटिव असेसमेंट है, योगात्मक मूल्यांकन है, जिसके अंदर हम बच्चे के मार्क्स, बच्चे ने कितना अचीव किया उसको देख रहे हैं, जो कि हमारे टर्म्स में होती है, जो कि पहले हुआ करती थी, अब भी ये पार्ट है मगर पहले फुली सम्मेटिव हुआ करता था, तो वो इसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ये है। इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, सिर्फ आंसर शीट थोड़ी है इसमें, तो आप जो है वो फुल ओवरऑल बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स का टाइमली करते जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो है 4 है इसका आंसर। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड से थोड़ी इसमें डिपिक्ट करते हो। सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, रैंकिंग
ये सारी बातें हो जाती हैं, मगर आप ओवरऑल लर्नर की अचीवमेंट करते हो तभी तो ये छोटी छोटी बातें उसके बाद कर पाओगे। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। अब आपने लर्नर की अचीवमेंट का स्कोरिंग प्रोसीजर कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके बाद आप उसकी रैंक कर सकते हो, यानी कि सेकंड जो पॉइंट है वो कर सकते हो। आप जो थर्ड पॉइंट है उसकी रिपोर्ट कार्ड में उसकी प्रोग्रेस बता सकते हो। ठीक है, तो ये चौथा नंबर जो है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा आंसर है जो कि अपने आप में सेकंड थर्ड ऑप्शन को सम्मिलित करे हुए है, तो हमें इसलिए इसका आंसर 4 लगाना है। और आंसर शीट को इवेल्युएट करने से, ये आंसर शीट में आपने एक ग्रेड कोड दे दिए, मगर उससे क्या हुआ, आपने क्या किया? अल्टीमेटली आपने जो है बच्चे की असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट की, तो वो ज्यादा जरूरी है। मार्कशीट अपने आप में करना वो एक स्टेप है, ओवरऑल बच्चे की असेसमेंट करना और स्कोरिंग प्रोसीजर करना वो इसका आंसर। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, आप बच्चे की अचीवमेंट को असेसमेंट करते हो उनके बारे में, यानी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता क्या करता है? वो मदद करता है कि शिक्षक अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अब टीचर को है वो पता चल जाएगा कि बच्चों को इतना इतना ये आया है, तो वो इवेल्युएट करेगी कि जो मैंने स्ट्रेटेजी लगाई थी क्या वो काम की थी, क्या बच्चे को जो है वो इससे मदद हुई या नहीं हुई, या मैं इस कॉन्सेप्ट को किसी और तरीके से पढ़ाऊँ। तो ये है एबिलिटी ग्रुपिंग, तो हमें करनी ही नहीं है क्लासरूम के अंदर, और ना एक्टिविटी लॉग बनाना है। इफेक्टिवनेस देखनी है कि जो मेरी शिक्षण विधि थी या फिर अधिगम विधि थी, तो उनकी क्या वो कितनी इफेक्टिव रही, क्या कितना बच्चा अचीव उनके थ्रू कर पाया, तो उसकी इवेल्युएशन हो जाएगी। ठीक है, कितना बच्चा उसके अंदर परफॉर्म कर पाया। ठीक है, तो वो उन सब सारी बातें इवेल्युएट कर पाओगे आप पेडागोजी के अंदर, यानी कि मेरा तरीका सही था, गलत था, बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही, और तो वो ओवरऑल इवेल्युएशन आप बच्चे की असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट से कर पाओगे। समावेशी शिक्षा के डैश के सिद्धांत पर आधारित है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, वो हमारी आधारित है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के आधार पर। अब हमारी इक्विटी क्या होती है? इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में आप समझिए। समानता और समता। समानता तो मतलब ये है कि आप जो है सबको समान चीजें, समान अपॉर्चुनिटी देते हो, यानी कि आप जो है आपकी क्लास में जो है एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है और नॉर्मल बच्चा है, आपने कहा कि हमने तो सेम स्कूल दे दिया, सेम किताबें दे रहे हैं, सब कुछ सेम दे रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि हम इक्वल कर रहे हैं। इक्विटी क्या है? इक्विटी ये है कि आपने उसके लिए स्पेशल बेंचेस बनाए, आपने उसके लिए रैंप कंस्ट्रक्ट करवाए कि वो उस क्लास तक एक्सेस तो कर पाए, उस क्लास तक पहुंच तो पाए। तो इक्वालिटी से पहले इक्विटी करने की जरूरत होती है। समता करेंगे तब उसके बाद वो समानता का मजा या समानता को एंजॉय कर पाएगा। तो इक्विटी वो है कि उसको एक तरीके से पहले एक लेवल पे तो लाओ, एक को आप वो पहले ही ऊंचा है, एक नीचा है, तो आप उस नीचे को बराबर लाओगे तभी तो उनको इक्वालिटी महसूस होगी। अब नीचे रहने वाले को आप कहोगे मैं तो सारी सुविधा दे दी, इसको भी वही दे रही हूँ, तेरे को भी वही दे रही हूँ, मगर क्या वो फिजिकली चैलेंज, आपने इक्विटी नहीं दोगे, समता नहीं दोगे, आप उसको रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो दोनों क्या बराबर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो इक्विटी करो, फिर उसके बाद इक्वालिटी करो, समता करो और उसके बाद समानता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन उसी पे बेस्ड है। सोशल इक्विलिब्रियम की इसमें सामाजिक संतुलन की बात नहीं है, ना ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है उसकी कोई बात नहीं है, वर्ल्ड ब्रदरहुड, विश्व बंधुता, एकता, भाईचारा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब है कि सबको एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाना। हाँ, कुछ स्पेशल नीड्स है तो उसके लिए टीचर्स, एक स्पेशल एजुकेटर टीचर का रिक्रूट कर देना जो कि उन बच्चों की नीड्स को केटर करेगी। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब इनेक्ट हुआ, कब लागू हुआ? भाई वो लागू हुआ था 30/12/2016 को हमारे आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इसका आंसर ये है 2016। और इसने हमारा RPWD जो था, इसने रिप्लेस किया था PWD एक्ट को, जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट था 1995 में। और इसके अंदर हमारी 7, इसमें जो थी वो 7 अक्षमताएं थी और उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया इसके अंतर्गत, यानी दिव्यांग जन अधिकारी अधिनियम 2016 के अंतर्गत निःशक्तता के 21 प्रकार, ये जो मैं 21 बता रही हूँ ना, वो जो अब हो गए हैं, और उनके पहचान एवं लक्षण आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन, समझने बोलने में कठिनाई, अभिव्यक्त करने में कठिनाई। दूसरा ऑटिज्म यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आंखें मिलाकर बात करने में कठिनाई, गुमसुम रहना, अपने में खोया रहना।
तीसरा है सेरिब्रल पाल्सी या फिर पोलियो या नर्व इंजरी, जिसके कारण पैरों में जो है वो जकड़न आ जाती है, चलने में कठिनाई होती है, हाथ मिलाने में कठिनाई होती है। चित्रों के साथ देख कर रखेंगे तो आपको यह अच्छी तरह तक ज़्यादा याद रहेगा। इसके बाद आ गया मेंटल इलनेस यानी मानसिक रोगी। ठीक है, 5वें नंबर पे आ गया हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो कि सुन नहीं सकते, श्रवण बाधित, बहरापन, कम सुनना, ऊंचा सुनना। 6ठे नंबर पे मूक निशक्ता स्पीच इम्पेयरमेंट यानी बोलने में कठिनाई, कम बोलना या गूंगापन, ये सब। 7वां दृष्टि बाधित ब्लाइंडनेस, देखने में कठिनाई, पूर्ण दृष्टिहीन। 8वां नंबर पे अल्प दृष्टिहीन लो विजन, जिनको जो है कम दिखाई देता है। ठीक है, 9वें नंबर पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि हाथ या पैर दोनों में निशक्तता, लकवा हो गया, ना चल पाना, कट जाना हाथ पैरों का, जिसके कारण ये सब हो गया। लेप्रोसी क्योर्ड यानी कि कुष्ठ रोग से मुक्त उन बंदों के बारे में। 11वां ड्वार्फिज्म, ये देखो ऐड हुआ है, बूनापन। ठीक है, 12 तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम को भी RPWD एक्ट के तहत डाला गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिनके साथ ये हादसा हो गया है, जिनके ऊपर विक्टिम है वो, उनके ऊपर जो है एसिड डाला गया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मांसपेशियों में कमजोरी और विकृति। 14वें नंबर पे है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, कुछ चीजों को स्पेसिफिकली बोलने, लिखने, सुनने से संबंधित अधिगम की अक्षमता। बौद्धिक निशक्तता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। 16वां नंबर पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 17वां नंबर पे पार्किंसन की डिजीज यानी कि मांसपेशियों में जकड़न और तंत्रिका तंत्र प्रणाली में जकड़न संबंधी कठिनाइयां। 18 पे है भैया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि चोट लग जाती है ना, तो भाई खून ही नहीं रुकता, इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, उनके खानदान में ये बीमारी थी, तो इसलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है कि एक बार खून कट गया, चोट लग गई तो खून का रिसाव होता रहता है, वो खून बंद ही नहीं होता। 19वें नंबर पे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर जो होता है बोन मैरो में कमी होती है, और जिसके कारण जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया 20वें नंबर पे, और 21 नंबर पे मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये 21 अक्षमताएं हैं, मतलब 21 जो है ये डिसेबिलिटीज है जिनकी इस एक्ट के तहत बात की गई थी। थोड़ा आप इनको देख सकते हैं कि एसिड वाली नहीं ऐड हुई है, पहले 7 से 21 बढ़ाया गया 1995 से 2016 तक, तो आप देख सकते हैं कि तिगुना बढ़ा दिए इन्होंने। 18वां नंबर व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, अब हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करना है। हर बंदा अपने आप में यूनिक है, उसकी नई बात है, अपनी पॉजिटिव बातें हैं, कुछ कमी है, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर कैसी होनी चाहिए? टीचर ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रेन हो डिफरेंट पेडागोजी में, यानी कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षक अधिगम प्रविधियों को प्रयोग करने में उसकी ट्रेनिंग हो गई हो कि कैसे कैसे, अगर ये बच्चा क्रिएटिव है तो इसके साथ मैं क्या काम कर लूँ, गिफ्टेड है तो क्या काम कर लूँ, स्लो लर्नर है तो क्या करूं। तो वैसी अगर वो ट्रेंड होगी डिफरेंट पेडागोजी में टीचर, तो वो उनकी मदद कर पाएगी। तो यही इसका आंसर है। टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई डिफरेंट सेक्शन तो हमें बनाने ही नहीं है, एक ही क्लास में सभी बच्चों को इनको एक साथ पढ़ाना है, और मगर इंडिविजुअल डिफरेंस कैरेक्टर करने हैं, वो आज की बात है। ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस वालों को नहीं पढ़ाना कि हाँ भाई ये जो है ये स्लो लर्नर है तो इस चीज को पढ़ा दूं, नहीं, गिफ्टेड वालों को भी बढ़ाना है, क्रिएटिव को भी बढ़ाना है, किसको किस चीज में अगर इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी केटर करनी है। तो स्पेसिफिक की बात नहीं है, सब इंडिविजुअल डिफरेंस की बात है। ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर। होमोजीनियस लर्नर तो हमें बनाना नहीं है, होमोजिनिटी एक जैसा, एक बिल्कुल सब एक जैसा हो, उस चीज की बात अब नहीं की जाती। अब जो है वो डाइवर्सिटी की बात की जाती है। हमें डाइवर्स हैं हम, तो उस चीज को हमें एक एसेट की तौर पे यूज करना है, यानी पॉजिटिव बात है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं, तो उन डिफरेंसेस में जो आपकी कमी है उनको सुधारो, पॉजिटिव बातों पे काम करो, तो वो सारी बातें हैं। होमोजीनियस एक जैसा मशीनी प्रोडक्ट बन के निकले, वो बातें नहीं निकालनी, और ना ऐसे बच्चे हमें एज अ फ्यूचर जनरेशन स्टूडेंट नहीं निकालने। तो होमोजीनियस की तो बात नहीं है, हेट्रोजिनिटी का आज की डेट में कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा पढ़ेंगे तो सही आएगा। अगर एकदम से देखा भाई राइट ऑफ चिल्ड्रन RTE एक्ट 2009 6 से 14 लगा दिया तो एक नंबर गया, क्योंकि पूरा पढ़िए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है,
6 से 18 वर्ष तक। 6 से 14 नहीं करता, 6 से 18 वर्ष करता है। ये इसका आंसर है। दिव्यांगों के लिए एजुकेशन जो होती है वो 6 से 18 वर्ष तक कराओ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 20वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है। आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में दिया डाइवर्स लर्नर्स को, भाई वो कहलाता है हमारा यूडीएल। अब यूडीएल के अंदर क्या होता है? यूडीएल है हमारा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना के अंतर्गत आप देते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, ठीक है। डाइवर्स लर्नर्स आ रहे हैं, कोई जो है रेसिस अलग है, किसी का कल्चर अलग है, तो आपको जो है वो सबको सर्व करना है। इससे क्या होता है? इससे जो होते हैं वो बैरियर्स रिमूव होते हैं, यानी कि हर कोई अपने आप को लर्निंग का पार्ट समझता है। चैलेंजिंग और अचीवेबल गोल्स मिलते हैं, यानी कि हर एक के आधारित क्या उसके अंदर पोटेंशियल है, किस सब्जेक्ट में कमी है, और कैसे वो चैलेंजिंग गोल्स इंडिविजुअल पे आधारित वैसे मिलते हैं। करिकुलम इनहेंस होता है, एक जैसा करिकुलम, एक ही किताब, एक रट्टा मार नहीं करवाते। इंडिविजुअल पे आधारित काम दोगे तो वो जो है वो करिकुलम भी इनहेंस होगा, और बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है। इसके अंदर आप करा क्या जाता है? इसके अंदर जो है वो टीचर जो है वो रिप्रेजेंट करती है, कोई भी कॉन्सेप्ट है ऐसे ऐसे होगा, बच्चों को मौका देती है उसको एक्सप्रेस करने का कि अब भाई तुम भी करो, ये टॉपिक है तो मैंने ऐसे कराया तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हो। बच्चे उसके अंदर एंगेज करते हैं, अपने तरीके से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बच्चों को चॉइस असाइनमेंट दिए जाते हैं, यानी कि नॉर्मल क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि ये असाइनमेंट है, यही करना है, मगर इसके अंदर बच्चे को चॉइसेस दी जाती है। तो चॉइसेस अगर बच्चों को दी जाती है तो बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि उसके अंदर ये भावना आती है कि हाँ मैंने इनमें से खुद चुना था। फिर टीचर उसके ऊपर फिर काम करती है, उसे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स रिसोर्सेज दिए जाते हैं, फ्लेक्सिबल असेसमेंट की जाती है, यानी बच्चे को सिर्फ पेपर पेंसिल काम से नहीं, वो कोई प्रोजेक्ट बना के दे सकता है, कोई वीडियो बना के दे सकता है, वो किसी भी तरीके से उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है उसको डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर कोलैबोरेशन भी होता है यूडीएल के अंदर। अगर कोई बच्चा है जिसकी स्पेशल नीड है तो उसके अंदर जो दूसरी टीचर है, जो स्पेशल एजुकेटर है, वो नॉर्मल टीचर के साथ मिलकर उस बच्चे के ऊपर काम कर सकती है। दोनों मिलकर शेयर विजन कर सकते हैं, कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक टाइम रख सकते हैं कि जिसमें वो डिस्कस करें दोनों टीचर्स की, हाँ इस बच्चे को इस तरीके से मदद होगी, तो वो काम हो सकता है। क्लासरूम एग्जाम इन्वायरमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मल्टी सेंसरी लेसन होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रुप में काम किया जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ये। और इसके अंदर जो लेसन प्लानिंग, यानी कि कैसे पढ़ाना है, आप जो है हर स्टूडेंट की क्लास की प्रोफाइल बना सकते हो और हर स्टूडेंट के एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसके अंदर उसके बारे में, उसकी बातें, ये सारी बातें लिखी हो कि क्या पॉजिटिव है, इसको क्या आ रहा है, आज की डेट में क्या आ रहा है। थोड़ा विदेशों में ये सारा यूडीएल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कम स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर होते हैं और फिर उनके पोर्टफोलियोज और सारी मतलब एक तरीके की डिटेल केस स्टडी टाइप ही उनके पास टीचर मेंटेन करके रखती है कि हाँ इसको इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें आ रही है, इसने ये इस चीज़ में ऐसा किया, इसमें ये ऐड किया, तो मतलब एक फुल तरीके का बच्चे की पूरी जानकारी का रिकॉर्ड, ठीक है। एक वायबल करिकुलम होगा, स्मार्ट गोल्स बनाए जाते हैं। भाई देखो, स्मार्ट की फुल फॉर्म भी आ सकती है, स्मार्ट गोल्स यानी कि स्पेसिफिक, बच्चे के विशिष्ट, मेजरेबल, जिनको आप नाप सकते हो, अचीवेबल यानी कि ऐसे गोल जो कि बच्चा अचीव कर सकता है। ये नहीं कि आप पहले के बच्चे को कह रहे हो कि मैं तो अलजबरा सिखा दूंगा, वो बात नहीं। अचीवेबल जो कि उसके कॉग्निटिव स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, रियलिस्टिक और टाइमली, जो कि आप समय रहते अचीव कर सकते हो, ऐसे गोल्स बनाने, वैरायटी लानी, रिफ्लेक्ट करना, यानी चिंतन करे बच्चा कि जो मैंने ये किया, क्या ये स्ट्रेटेजी सही थी या नहीं थी। तो ये जो है एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में देना, तो वो एक हमारा क्वेश्चन का ये जो है ना, ये लाइन कि आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में डाइवर्स लर्नर्स को दोगे, तो वो एक हमारा यूडीएल का एक छोटे से कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। यूडीएल अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका ये एक पार्ट है, तो इसलिए इसका आंसर है यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में स्वयं जागरूकता, कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, प्लान करना, रिव्यू करना, रिवाइज करना है। भाई ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा मेटाकॉग्निशन। आज की डेट में आपसे कहा जाए कि आप जो है आपकी रीट की तैयारी क्या चल रही है और आप सेल्फ अवेयर हैं कि मेरी सीडीपी मैथ्स की तैयारी तो बढ़िया है, मगर मैं साइंस में अच्छा नहीं कर रही हूँ। आप अपनी कंट्रोल कर रहे हो, फिर प्लान कर रहे हो कि मैं साइंस के कंटेंट में पढूं,
ठीक है, और आप मैं पेडागोजी में नहीं हूँ तो आप बढ़िया नहीं हो तो मैं उसके लेक्चर्स लगाऊं या फिर मैं उसके बारे में किताब पढूं और आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप जो है वो एक संज्ञान बोध कर रहे हो, आप जो है अपने संज्ञान के बारे में और ज्यादा सोच रहे हो। मेटाकॉग्निशन इज नो व्हाट आई नो। कॉग्निशन का मतलब है कि आई नो, हाँ मुझे पता है, और जो मुझे पता है उसके बारे में भी मैं चिंतन कर रही हूँ, तो वो कहलाता है भाई मेटाकॉग्निशन। वही इसका आंसर। सेंट्रेशन तो केंद्रीकरण होता है, बच्चा एक ही एस्पेक्ट को देखता है। जो हमारा ये तो कमी है प्री ऑपरेशन चाइल्ड की, कि बच्चा एक ही तरफ देखता है, यानी कि 2 गिलासों में वो देख रहा है, एक लंबे और चौड़े में, और कह रहा है लंबे में पानी ज्यादा है, तो वो लंबाई को और पानी को एक साथ नहीं ले पा रहा, तो वो तो एक कमी है सेंट्रेशन। अकोमोडेशन तो यह है कि नए स्कीमा जो आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से अपने अंदर स्कीमा को चेंज कर रहे हैं और उनको अपने अंदर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, समायोजन बना रहे हैं, वो नहीं है। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट व्हाट आई नो। कॉग्निशन के ऊपर काम करना, वो मेटाकॉग्निशन। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करके के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अब बच्चे सोच रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पे। अब देखिए छोटे बच्चे होंगे या बच्चे होंगे तो उनका अनुभव क्या होगा? वो ज्यादातर कॉन्क्रीट ही होगा ना, और उस पे आधार पे वो सोच रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को लेके काम कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा भाई कंक्रीट थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हाई लेवल थिंकिंग होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। आप जो है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है, आपने कोई चीज लगाई और उस चीज के बारे में आप जो है दोबारा चिंतन कर रहे हैं कि ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था, और आप एक हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस करते हैं, तो वो प्रतिक्रियावादी सोच होती है, वो नहीं है। क्रिएटिविटी थिंकिंग यानी सृजनात्मकता, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ क्या बच्चा कुछ नया बना रहा है? नहीं, पुरानी इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है, तो वो क्रिएटिव है। अब ये एक्सपीरियंस है, ये क्या है? ये मूर्त है, ठीक है, बच्चे ने खुद अपने तरीके से सहे हैं, मतलब खुद खोजे हैं, खुद बनाए हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी, अमूर्त थोड़ी है, लिख कर जो मिला कि ऐसे ऐसे दूर देश में एक ऑस्ट्रेलिया नामक देश है, उसमें ये है, तो उसके अंदर तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, बच्चा गया नहीं है। और बच्चे ने अगर अपने एक्सपीरियंस देखे कि मैं चिड़ियाघर में गया था, वहां पे एक जो था कंगारू था, और उसके कंगारू की इंफॉर्मेशन को वो एक कंगारू का चित्र बनाने में यूज कर रहा है, तो बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग कर रहा है फिर, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस को चित्र बनाने में यूज कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो ये होती कि अगर वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली सारी बातें पढ़ता, उसके जू वो के चित्र देखता और फिर वो बनाता, वो नहीं हो रहा इसमें। इसमें तो बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस को यूज कर रहा है, तो इसलिए मूर्त सोच है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एक जैसी इंस्ट्रक्शन मत दो, अलग अलग इंस्ट्रक्शन दो। अगर कोई बहुत स्पीड में गिफ्टेड है, वो आगे जा रहा है, तो उसको जाने दो, उसको फिर आगे नए मॉडरेटली चैलेंजिंग टास्क दे दो। और अगर कोई बच्चा पीछे छूट रहा है या उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको पहचानो, उसको डायग्नोज करो और फिर रेमेडी करो, उसको इंस्ट्रक्शन फिर उस तरीके की दो, तो वो कहलाती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन तो ये होती है कि आपने सोच लिया कि हाँ बस मुझे इतनी इतनी देनी है, ऐसे देनी है। जैसे कि आप एग्जाम करने देने जाते हो रीट वगैरह का या सीटेट का, तो टीचर जो इन्विजिलेटर होता है वो सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसा है, 4 में से गोले ऐसे भरने हैं, ऐसे, वो एक तरीके से एक जैसी सबको पिन पॉइंट इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो सेलेक्टिव होती है। प्रिसीजन टीचिंग यानी सटीक प्रशिक्षण, यानी कि आपने देखा, आपने एक लेसन प्लान बनाया कि मेरे को ये पॉइंट पढ़ाने और ऐसे ऐसे पढ़ाने और उसी तरीके से पढ़ा दिया, तो वो कहलाती है प्रिसीजन टीचिंग। एररलेस इंस्ट्रक्शन, अब ये होती है त्रुटिहीन अनुदेशन। एररलेस इंस्ट्रक्शन वैसे कोई शब्द तो नहीं है, मगर इसका मतलब ये निकल सकता है कि आपने, जैसे कि वो इन्विजिलेटर था, वो आपको अगर एरर वाली इंस्ट्रक्शन दे देगा और बोल देगा कि ब्लैक की जगह ब्लू पेन से भी कर दोगे, तो वो आपका पेपर ही गड़बड़ हो गया ना। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन जो दे एज ए इन्विजिलेटर, या फिर आप भी आगे टीचर लगे और इन्विजिलेटर बने, तो एररलेस इंस्ट्रक्शन दे, क्योंकि आप किसी के फ्यूचर को डिटरमाइन करेंगे। गलत दे देंगे तो बेचारे का पेपर ही खराब हो जाएगा। तो एररलेस इंस्ट्रक्शन वो हो सकती है। यहाँ पे हमारा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करते हुए, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को केटर करते हुए आप अनुदेश जो दे पाएंगे, वो है। अच्छा क्वेश्चन है ये 24 वाला, देखिएगा। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग। अब अधिगम के अंदर हमारी एक स्टेज आती है मेंटेनेंस, जो कि एंटीसीडेंट है, यानी पूर्व पड़ती है, यानी कि इस स्टेज से पहले आती है। एंटीसीडेंट होता है पहले आना, इससे पहले आती है। ये किसके पहले आती है? वो आती है भाई जनरलाइजेशन के से पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी लर्निंग के अंदर हमारी 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है एक्विजिशन स्टेज, यानी कि एक्वायर करना। इसके अंदर बच्चा जो होता है या कोई भी होता है, वो एक नए टास्क को एक्वायर करता है, यानी सीखता है।
फिर उसके बाद आती है अधिगम के अंदर दूसरी स्टेज, वो होती है फ्लुएंसी या फिर प्रोफिशिएंसी। अब जो चीज सीख ली उसको वो बार बार करता है ताकि वो त्रुटिहीन हो, यानी वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो, यानी कि उसके अंदर गलतियां ना हो, उस चीज के अंदर आप प्रोफिशिएंट हो जाए, तो वो होती है सेकंड। अब थर्ड होती है मेंटेनेंस। और जो चीज सीख ली उसको भूल ना जाओ, तो उसको बार बार रिपीट करते रहना और इंडिपेंडेंटली बिना किसी की मदद से उस चीज को करना, तो वो कहलाती है हमारी मेंटेनेंस। ठीक है, और चौथे नंबर पर आती है हमारी जनरलाइजेशन, जिसके अंदर पर्सन जो होता है वो जो नई स्किल या टास्क सीखी है उसको नई सिचुएशंस में उसे अप्लाई कर देता है। ठीक है, वो कहलाती है हमारी जनरलाइजेशन। और पांचवी होती है हमारी एडेप्टेशन। के अंदर लर्नर अप्लाई करता है जो प्रीवियसली लर्न स्किल है जिसको उसने जनरलाइज किया था, उसको नए एरिया ऑफ एप्लीकेशन में विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस, या किसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस के अलावा। अब इस लर्निंग के 5 स्टेजेस को आप एक एग्जांपल से देखिए। सबसे पहला है कि साइकिल चलाना सीखना। ठीक है, इसकी लर्निंग करनी है, ये अधिगम करना है। इसके लिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे एक्वायर कर लिया, आप देख रहे हैं किसी को और आपने सीखा, आपको सिखाया किसी ने कि साइकिल ऐसे चलानी है। फिर सेकंड स्टेज पे फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी लाए, आपने उसको बार बार परफॉर्म किया ताकि साइकिल आप जो है अच्छी तरह चलाना सीख जाए। मगर इसमें भी कोई ना कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे चला ले, ऐसे चला ले, ऐसे कर ले, तो आप फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी की स्टेज पे भी इंस्ट्रक्शन मिल रही है आपको। थर्ड स्टेज पे आप इंडिपेंडेंटली, यानी आप खुद से साइकिल चलाने लग गए और आप उसकी प्रैक्टिस करने लग गए। चौथे लेवल पे जनरलाइज कर दिया आपने जो है साइकिल चलाने को, आप साइकिल भी चलाने लग गए और उसके बाद जो है आप बाइक भी चलाने लग गए। ठीक है, आपने अदर सिचुएशन जो मिलती जुलती थी उसमें उसको अपना दिया। ठीक है, एडेप्टेशन ये होता कि आपने जो साइकिल चलाना सीखा है उस स्किल को जो है उससे आप साइकिल पे आप फिर आप स्टंट भी करने लग गए, तो वो कहलाएगी भाई एडेप्टेशन। आपने एक नए एरिया में उसमें कुछ नए इनोवेशन, नई चीज ऐड कर दी, तो वो नया कहलाता है एडेप्टेशन। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि मेंटेनेंस किससे पहले आता है। मेंटेनेंस आता है हमारा जनरलाइजेशन से पहले। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है जनरलाइजेशन। एक्विजिशन तो देखो पहले वाला है, मोटिवेशन नहीं है, ना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ज़ेज़ोंग, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। कहा गया है कि ज़ेज़ोंग ने बिलीव किया था कि कॉग्निशन और इमोशन, यानी संज्ञान और संवेग, ये दोनों आपस में, उसने कहा भाई ये इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि कॉग्निशन और इमोशन के बीच में संबंध है, मगर ज़ेज़ोंग ने कहा कि जैसे कि एकदम तेज आवाज आए और आप जो है वो झिझक गए, तो और आपने मतलब कुछ ऐसा थोड़ी है कि आपने सोचा वगैरह, आपने एकदम से रिस्पॉन्स दिया ना, तो उसने कहा इस एग्जाम्पल के तहत कि ये चीजें दोनों कॉग्निशन और इमोशन अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। यही कुछ जने थे, एक ज़ेज़ोंग था और एक और था, उन्होंने अलग अलग कही थी। ज्यादातर लोग जो है वो तो साथ में रहने की और कॉग्निशन और इमोशन के बीच के संबंध की बात करते ही करते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को निर्प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, बच्चे को मॉडलिंग कर रहा है, वो बच्चे को दिखा रहा है कि कैसे कैसे चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क। बच्चे ने कोई टास्क सीख रहा है, उसमें उसने गलती करी है और टीचर जो है अब उसे सही तरीके से उसके सामने करके उसे दिखा रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा मॉडलिंग। इमिटेशन तो नकल करना होता, वो नहीं है। ऑब्जर्व करना, टीचर ऑब्जर्व थोड़ी कर रहा है। ठीक है, टीचर करेक्ट भी नहीं कर रहा, टीचर उसे मॉडल किस तरीके से कैसे कर सकते हो तुम इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट था, उसने 2 एसिड बेस को ऐड करना था या जो भी था, तो बच्चे ने गलत किया, तो टीचर ने क्या किया, उसके सामने 2 चीजें लाया और उसको जो है करके दिखाया, मॉडल करके दिखाया कि इसको इतना डालोगे, इसका इतना डालोगे। करेक्शन जो है वो तो संशोधन करना, एक नेगेटिव सी टर्म है। मॉडलिंग जो है वो एक बड़ी टर्म है जिसमें टीचर कर कर दिखा रहा है। करेक्शन तो वो बोल कर भी, मतलब लिख के कर देती, या फिर उसको एक कह देती कि रीड इट आउट। इसमें तो टीचर करके दिखा रहा है ना, तो ये इसलिए इसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर मॉडलिंग है। अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस के अनुसार डिसीजन मेकर चिल्ड्रन, यानी कि जो निर्णय लेने वाले बच्चे हैं, वो एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट करते हैं कि क्या क्या होने चाहिए, और वे करते हैं ऑप्शंस को कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये व्यवहार क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये व्यवहार रिफ्लेक्ट करता है हमारा विजिलेंट, कि वो सतर्क हैं, चीजों की पक्ष निष्पक्ष, सही गलत, सारी चीजों के बारे में प्रॉब्लम की खोज रहे हैं और बता रहे हैं।
सर्विलेंस, चौकसी रहना है भाई, ये तो नहीं है, ये तो पुलिस वगैरह उससे रिलेटेड है कि बस ध्यान करना है। इसमें तो एक तरीके से वो स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं ना, क्या सही है क्या गलत है, तो वो विजिलेंट है। आउट गोइंग, आउट गोइंग तो बोलने में और मतलब एकदम से फटैक वो वाली बात नहीं है। ऑटोक्रेटिक, सिर्फ अपनी अपनी चलाना, वो वाली भी बात नहीं है। सतर्क हैं, वो चीज़ों के सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो वो उसके बाद डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि आप कॉलेज 12th करने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कॉलेज में क्या सब्जेक्ट लेना है, तो डिसीजन मेकर बच्चे जो होंगे वो ऑल्टरनेटिव देंगे कि मैं बीएससी कर लूँ, या फिर मेरा अब साइंस में मन नहीं है तो मैं बीए कर लेता हूँ, किसका क्या फ़ायदा है, किसके क्या नुकसान है। तो वो सतर्क रहेंगे, क्या कोई नया कोर्स आया है जिससे मेरी मदद हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर विजिलेंट है। इन डैश थिंकिंग, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अब एक लॉजिक वाला बच्चा जो होगा ना, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, वही जो होगा लॉजिक लगाएगा और देखेगा कि चीजें, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या इंडिया में जो प्राइस राइज हो रहा है वो जो है वो अब पहले से ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, और इसका कारण क्या है, तो वो लॉजिक लगाएगा, वो पिछले डाटा देखेगा। तो ये सारी जो एक डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्वर ऐसा बच्चा होगा वो लॉजिक के आधार पर करेगा। क्रिएटिव जो होगा वो तो नई नई चीजें बातें लाएगा, एस्थेटिक सौंदर्य वाली मतलब चित्र वित्र वो सारी बातें करेगा। एब्स्ट्रैक्ट तो मूड सोच है, तो वो भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर लॉजिक के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करना प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसलिए इसका आंसर तार्किक है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहता है कंज्यूमर टाइप टास्क। ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क जो होते हैं ना भाई, वो तो व्यवहारवादी होते हैं, एक तरीके के जमा का सवाल दे दिया और बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, करो करो, तो काफी मोनोटोनस हो जाते हैं वो, और उनमें कोई मजा नहीं आता, तो वो तो इसका आंसर नहीं है। प्रोड्यूसर टाइप टास्क होते हैं, यानी कि खुद उन कार्यों को बनाना, वो तो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर तो दिए गए कार्य दिए और उसमें बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस लेते हुए इंजॉय कर रहा है, तो वो एज ए कंज्यूमर की तरह यानी उपभोक्ता का काम कर रहा है। उपयोगिता टाइप टास्क है और उसमें वो मजे ले रहा है, तो वो कंज्यूमर टाइप टास्क हो गया। प्रॉब्लम टाइप टास्क, प्रॉब्लम टाइप टास्क जो हो सकते हैं वो जो हो सकते हैं ना, उसमें इंजॉयमेंट हो या ना हो, तो मतलब दोनों ही तरीके की ऑपरेशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। तो कंज्यूमर टाइप टास्क यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लगा। कि प्रॉब्लम टाइप टास्क जो हो सकते हैं उसके लिए तो ऐसे लर्नर चाहिए जो कि परसिस्टेंट हो, लगातार लगे रहें, प्रॉब्लम भी मॉडरेटली चैलेंजिंग हो, और इंजॉयमेंट का कंसेप्ट तो जब आएगा जब वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो एक्सपीरियंस करते करते इंजॉय कर रहे हैं, तो ये कंज्यूमर टाइप टास्क ज्यादा करेक्ट आंसर है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम सर्वदन हेतु दृश्य, विजुअल थिंग, ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड, टैक्टाइल छूने से रिलेटेड, और काइनेस्थेटिक मांसपेशियों से रिलेटेड, यानी करके देखना। छोटे बच्चे से कहा हाथ ऐसे घुमाओ, ऐसे करो ऐसे करो, तो इससे मल्टी सेंसरी अप्रोच हुई। बच्चे ने देखा, बोला और छू कर देखा, ऐसे उसके हाथ में पम पम दे दिए, तो और वो काइनेस्थेटिक काम करने लगा, तो उससे जो होगी वो इनहेंस होगी लर्निंग। ठीक है, यानी मांसपेशियों से रिलेटेड। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देख के नहीं होगी, देख के तो वो सिर्फ पैसिव हो गया। परसेप्चुअल सिर्फ देखना वो भी नहीं है, वेस्टिबुलर भी नहीं है। काइनेस्थेटिक यानी मांसपेशियों का गतिबोध करते हुए सीखने से मल्टी सेंसरी अप्रोच होगी, ज्यादातर सेंसेस का यूज होगा और हमारा अधिगम में इंप्रूवमेंट हो, इसलिए इसका आंसर है गतिबोध। ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, और ये इस एग्जाम के आंसर की है। हम नए नए पेपर सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।